19 जो टैक्सों से लिया गया है। तो यहाँ पे एक अब आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 से लागू हुआ था। एक्ट है 1961 और जो फोर्स में आया वो 1/4/1962, 1 अप्रैल 1962 से ये फोर्स में आ गया है। ठीक है, तो इसके पहले भी टैक्सेशन था। अब ये था कि उसमें एक्ट इसके हिसाब से नहीं था, ये जो अभी हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत ही प्राचीन समय से ये टैक्सेशन सिस्टम चला आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो टैक्सेशन है, यहाँ पे दो प्रकार के टैक्सेशन बताया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आप लोगों को पता है डायरेक्ट टैक्स को 5 डिवाइडेड पार्ट की 5 जो हेड्स है, जो हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन और पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें बांटा गया है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, पहले जैसे वैट था या सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, उसको हटा के जीएसटी लगा दिया गया है। और उसके अलावा और कस्टम ड्यूटी है, कुछ कुछ चीजों में एक्साइज ड्यूटी भी है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो डायरेक्ट टैक्स को बोला गया है कि आदमी, इंसान जो एसएससी है, उसका इनकम बढ़ेगा तो उसका टैक्सेशन भी बढ़ेगा, ऐसा नॉर्मल है और इसको प्रूव भी किया गया है। दूसरा यह है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ये बोला गया है कि आप कमाते हो या ना कमाते हो, आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए साबुन हो गया, कोई भी चीजें हो गई, कपड़ा लत्ता, कोई भी चीज, उसको गरीब भी खरीद रहा है, अमीर भी खरीद रहा है, और जो उस पर टैक्सेशन है वो दोनों दे रहा है। ऐसा नहीं कि गरीब है तो इसके पास पैसे कम है तो इसको टैक्सेशन इस पे ना दे, ऐसा कुछ नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज गिवन बाय द ऑल द एसएससीज। ये इसमें दोनों में अंतर, इसको एक अंतर पढ़िएगा इसमें क्या क्या है, और कुछ होगा तो हमको बताइएगा। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा से यहाँ पर बनाया गया है, हाई इनकम हाई टैक्स, किसमें, डायरेक्ट टैक्स में। लेस इनकम लेस टैक्स और नील टैक्स डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में वैसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में भैया पे दिस टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल पर्सन, हाई हो या लो हो। आप एक बेगर भी, जिसको हम लोग होमलेस बोलते हैं या बेगर बोलते हैं, अगर वो भी जाके साबुन वाबुन खरीद रहा है, स्नो पाउडर खरीद रहा है, कुछ भी चीजें खरीद रहा है, तो ही शुड पे द टैक्स। विदाउट पेइंग यू कैन नॉट बाय द मटेरियल। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका इनकम लो हो या हाई हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा से बताया गया है, पे दिस टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आपको देना पड़ेगा, हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी दो आर्टिकल, यहाँ पे 246 आर्टिकल है और 254 है, सॉरी 265 है, 265 आर्टिकल है। तो वहां पे उस आर्टिकल में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है हम लोग का मेन जो बोला जाता है, संविधान है, वही उसी का हम लोग फॉलो करते हैं। और उसमें आर्टिकल 265 उसमें लिखा गया है कि टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अथॉरिटी ऑफ लॉ को देख के अगर लॉ ऑथराइज कर रहा है तो हम लोग टैक्सेशन लगाएंगे। इसके मतलब क्या, वहां पे आर्टिकल में बोल दिया गया, उसके बोला गया वहां पे आर्टिकल में 2 सेंटेंस में बता दिया गया है। अब उसके बिना पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 इतना बड़ा बन गया है। तो जो 1961 इनकम टैक्स है वो क्यों बना गया, क्योंकि 265 आर्टिकल है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र है, 265 में है, फिर 246 में है, इसको पढ़िएगा। 246 का शेड्यूल 7 में 3 प्रकार की लिस्ट बताया गया, जैसे लिस्ट ऑफ यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके ऊपर कार्य करती है, वहां पे उसको ऑथराइज्ड है। स्टेट लिस्ट में क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पे उसको ऑथराइज दिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, जिसमें दोनों काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़िएगा, इस पे ज्यादा मतलब हमको नहीं लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन आएगा, बट मे बी 5 क्वेश्चंस दे कैन आस्क मैक्सिमम। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस भी दिया गया है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उससे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, और वो किसके द्वारा गवर्न होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर गवर्न होता है। अब देखिए जी, आप लोग यहाँ पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1960
वन। लेकिन इसके अलावा इफ यू वांट टू नो अबाउट फुल टैक्सेशन, अगर आपको इफ यू नो द डेप्थ नॉलेज of the taxation, you should have to follow all the things like act, rules, and after that circulars and notifications, and after that judicial decisions। जो ये बोला गया है कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसमें क्या हुआ, सारा एक्ट लिखा गया सेक्शन के हिसाब से। उसके बाद इनकम टैक्स रूल क्या है, तो रूल में सारा प्रोसीड्यूरल पार्ट बताया गया, कौन सा फॉर्म लगेगा, कैसे प्रोसीड्योर होगा, ये सारा चीजें रूल से बताया गया है। दोनों का दोनों रिलेशन मतलब दोनों का दोनों को रिलेटेड है, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। आप हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जितने फॉर्म्स है, मान लीजिए पैन 49A में हम लोग भरते हैं पैन कार्ड, अब उसका जिक्र वहां पे पूरा डिटेल में दिया गया रूल्स में, क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, कैसा फॉर्म होता है। यहाँ पर एक्ट में क्या हुआ सिर्फ बता दिया गया है उसके बारे में। उसके बाद क्या हो गया, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट हर साल आता है, वो भी मैं वहां बता दूंगा। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, बीच में सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन इश्यूज किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, और जुडिशियल डिसीजन। अब कभी कभी क्या होता है कि एक्ट तो बन गया, लेकिन कहीं कहीं एक्ट में कुछ ग्रे एरियाज भी रहते हैं। ग्रे एरियाज मतलब किसी को क्लियर ज्यादा नहीं रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्रोसेस करना है। तो डिपार्टमेंट बीच में सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस निकालती है। आप देखे होंगे कि हाँ सर्कुलर नोटिफिकेशन ही आया है, एक्स्ट्रा सर्कुलर नोटिफिकेशन आया है, तो उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी? जैसे देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/1962। हाँ अभिषेक, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट है, बस दो दो लाइन पढ़ दे रहे हैं। इनकम टैक्स रूल है, फाइनेंस एक्ट क्या है, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस क्या है, और जुडिशियल डिसीजंस क्या है। ये थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम टैक्स में आगे बढ़ेंगे तो असेसमेंट प्रोसीड्योर सारा चीज आएगा, तो उसमें सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजंस में क्या, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ ग्रे एरियाज होता है, एम्बिग्यूटी होती है, क्योंकि एक्ट है तो उसके ऊपर क्या होता है, वो डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस आता है, उसको हम लोग सर्वोपरि मानते हैं, और वो एक्ट से लिंक होता है। ऐसा नहीं कि एक्ट में कुछ बोला गया वहां पे कुछ दर्शाया गया है। ये है कि उसका जो एलेबोरेशन है, जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है, जो जस्टिफिकेशन दिया गया, वो थोड़ा सा हटके हो सकता है, लेकिन जो एक्ट बोला गया उसी के ऊपर बेस रहता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले एक्ट के बारे में बताया गया है। तो द एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, प्रोसीड्योर फॉर असेसमेंट, उसमें क्या है, टैक्सेबल इनकम कितना होगा, जैसे ग्रॉस टोटल इनकम आया, उसके बाद टोटल इनकम आया, उसका टैक्स लायबिलिटी बनेगा। टैक्स लायबिलिटी बनेगा तो उसको हम लोग फील करेंगे, प्रोसीड्योर फॉर असेसमेंट होगा। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ आ गया प्रोसीड्योर फॉर असेसमेंट में, तो अपील होगा, पेनाल्टीज, प्रोसिक्यूशंस होगा, उसके पावर एंड ड्यूटी ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा गया। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा गया है कि टोटल 298 सेक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि 23 चैप्टर्स में डिवाइड है। 23 चैप्टर्स किसको बोला गया है, चैप्टर्स जैसे मान लीजिए कि सैलरी चैप्टर है, सैलरी चैप्टर में क्या है, 15 to 17 सेक्शन है, उसके अंदर सब सेक्शन, हाँ सब सेक्शन सारी चीजें हैं, तो वो सैलरी का एक चैप्टर हो गया। जैसे डिडक्शन हुआ सेक्शन 80, तो 80 क्या हुआ, एक चैप्टर हो गया। तो उस 298 सेक्शंस को 23 चैप्टर्स में बांटा गया है, और शेड्यूल्स 14 शेड्यूल्स भी हैं, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल्स अलग होगा, और सारे अलग अलग शेड्यूल्स हैं, उसको 14 शेड्यूल्स में डिवाइडेड किया गया है। यहाँ पे देखिए जी, एनुअल अमेंडमेंट्स होता है, आप लोग देखे होंगे कि बजट आने वाला है, उसी में सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो भी चीजें हैं उसको एक जगह लाया था, उसको फिर क्या किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए रूल के बारे में, जो
रूल था, इनकम टैक्स रूल क्या बोला है? एज पर सेक्शन 295 द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। 295 1961 एक्ट के तहत जो है 295 में बता दिया गया है मेक रूल फॉर द होल की रूल बनाने के लिए। वो तो 295 सेक्शन 295 में देखिएगा वो रूल बनाने के लिए बोला गया है। सच रूल आर मेड एप्लीकेबल बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आएगा ही भाई कि हाँ भैया ये रूल हम लोग अप्लाई करने वाले हैं कितने तारीख से, वो चीज नोटिफिकेशन के जरिए आ जाएगी। इसी को इनकम टैक्स एक्ट रूल 1961 बोला जाता है। अब देखिए सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखिए अंडर सेक्शन 119 देखिएगा सेक्शन 119 में बोर्ड में इशू सर्टेन सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हिच हैव टू बी फॉलोड एंड अप्लाइड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। बस इतना ही देखना है। सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन क्या है? बीच बीच में इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा निकाला जाता है और क्या होता है वो हेल्पफुल होता है। जो भी मेरा एक्ट है उसमें वो हेल्पफुल होता है। अब उसके बाद क्या बात? जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस माने क्या होता है? जुडिशियल डिसीजंस डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये भी आया है तो बीच में उसको लेना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन इन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन अगर होगा इन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, मान लीजिए लोअर कोर्ट है और डिसीजन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो ऊपर वाला रहेगा उसी कोर्ट के डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। या अगर सेम है तो जो लार्जर डिसीजन ऑफ द लार्जर बेंच, जिसमें ज्यादा बेंच है, उसके डिसीजन को सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है। बेसिक अब देखिए और द प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स। ये नॉर्मल इसमें ये बताया गया है कि प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स, क्या प्रिंसिपल होगा किसी भी इनकम को कैसे चार्ज किया जाए, कौन से इनकम को लिया जाए। तो देखिए जो भी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर है, जैसे अभी 1/4/22 से लेके 31 मार्च 2023 22 टू 23 ये मेरा क्या था? प्रीवियस ईयर। इसके इनकम को कब चार्ज करेंगे? 23 टू 24। इसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। तो इसमें एक डेडलाइन है, इंडिविजुअल के लिए अलग डेडलाइन है, कंपनी के लिए अलग डेडलाइन है सितंबर, फर्म के लिए अलग डेडलाइन है। जिसका डेडलाइन है वो 22-23 के इनकम को 23 और 24 के में वो वहां पे टैक्सेबल होगा, उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। तो अभी मेरा प्रीवियस ईयर क्या था? 1/4/22 से लेके 31 मार्च 2023। असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024। उसके बीच में वो डेट पड़ेगा, उस डेट को आपको फाइलिंग वाइलिंग सारी चीजें करनी पड़ेगी। असेसमेंट ईयर आपको बता दिया गया है, सेक्शन 29 है, देख लीजिएगा एक बार। प्रीवियस ईयर और यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 22-23, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा अगर थोड़ा सा बहुत। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है कि जो प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? उसका टैक्सेबिलिटी असेसमेंट ईयर में होगा। अगर 22-23 का जो इनकम है उस इनकम को कब टैक्सेबल करेंगे हम लोग? 23 और 24 के अंदर, जो डेडलाइन दिया गया है। डेडलाइन हम लोग असेसमेंट प्रोसीड्योर और सारी चीजें आएंगी उसमें हम लोग डेडलाइन भी पढ़ लेंगे, वैसे आप लोग भी जानते हैं डेडलाइन क्या है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, ये डेडलाइन इसको प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर में नहीं किया जाता है टैक्सेबल, उसी ईयर में कर दिया जाता है, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में किया। Income of the previous year and assessed in the same year in order to ensure smooth collection of income tax. अब देखिए क्या है यहाँ पे सेक्शन दिया 172, इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट एसएससी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। तो ये क्या थ्योरेटिकली में ये क्वेश्चन हमेशा आता है और आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सा ऐसा बिजनेस है या कौन कौन सा ऐसा एसएससी है जिसका इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स न करके प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर जिसमें वो लोग कमाए हैं उसी में टैक्स कर रहा है। तो इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट एसएससी
अब रेसिडेंट कौन होगा, नॉन रेसिडेंट कौन होगा, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन नॉन रेसिडेंट एसएससी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस से है, उसको भैया उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा क्या है, पर्सन हु इज लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अगर कोई पर्सन है प्रीवियस ईयर 22-23 में है, अब 22-23 में 8-10 महीने कमा के वो बोला कि भैया हम चल रहे हैं, 1/4/2022 से कमाना शुरू किया, मैं उसके पहले भी कमाता था, लेकिन बस मैं जस्ट प्रीवियस ईयर की बात बोलता हूं। 1/4/2022 से कमाना उन्होंने शुरू किया और बोला कि भैया ठीक है, 2023 के फरवरी में या जनवरी में, मान लीजिए 31 जनवरी 2023 को बोला कि हम जा रहे हैं भैया हांगकांग। तो आप क्या बोलिएगा एज ए सीएमए, अच्छा ठीक है अभी तो प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में होगा तो तुम आकर पैसा दे देना, मतलब सॉरी पैसा देना मतलब टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न कर देना, नहीं, उसका भैया उसी समय टैक्स भरो, टैक्सेबिलिटी उसकी आ गई है सेक्शन 174 के अंदर, क्योंकि वो गया है, कब आएगा कब नहीं आएगा। तो जितना जल्दी हो सके, गवर्नमेंट भी चाहती है कि भैया जितना जल्दी हो सके हमको पैसा मिले। आज देखिए हम लोग टैक्स में एडवांस टैक्स का भी पढ़ेंगे चैप्टर, तो एडवांस टैक्स क्यों लेती है। आज एडवांस टैक्स 2022-23 के अंदर जो 12 महीने हैं, तो गवर्नमेंट को तो मिल ही रहा है, साल भर के बाद में टैक्स जो कट रहा है मिल ही रहा है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई वो भी जानती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप एक साल में कमा के या उसके बाद दीजिएगा तो उसका तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसका भी तो लॉस हो गया ना। तो उसने क्या बोलती है, भैया तुम 3-3 महीने में हमको पैसा दिया करो, 3-3 महीने हमको क्या करो, पैसा दिया करो, उसको एडवांस टैक्स बुलाता है। तो ये जो केसेस है जो परमानेंटली और लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में व्हाई द गवर्नमेंट विल वेट, उसको तुरंत पैसा चाहिए, he needs money, he needs tax at earliest because the person, the SSC is living in India and when he will come we don't know। उसके बाद इनकम ऑफ बॉडी इज फाउंड फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ ऐसे बिजनेस है बहुत कम समय के लिए बने, हाँ उसके बाद खत्म हो गया, तो भैया उसका प्रीवियस ईयर में हो उसका टैक्सेबिलिटी बना के दिखा दो। इनकम ऑफ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ये तो बहुत बड़ा भाई चोरी हो गया, अवॉइड टैक्स करने के लिए क्या हो रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उस समय का पता चला तो उसी समय दे दीजिए। इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस 176, तो 172, 174, 174A, 175, 176, इन सब केसेस में क्या होता है, आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबिलिटी आपको जमा करनी पड़ेगी। सेक्शन 27 एसएससी डेफिनेशन हो गया, जो पे करता है टैक्स उसी को एसएससी बुलाता है। यहाँ पर थ्योरेटिकली में आप 4-5 पॉइंट इसको पढ़ लीजिएगा। पर्सन 231, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन क्या हुआ, 7 टोटल, पर्सन का मतलब 7 हुआ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन, ठीक है, ये सातों के साथ कंपनी है। इसमें आप लोग को आएगा भी कि कुछ दे दिए रहेंगे कि हाँ भैया ये है, ये कंपनी है कि क्या है, ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, इंडियन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, इंडियन कंपनी का है डेफिनेशन, डोमेस्टिक कंपनी समझ में नहीं आएगा बताइएगा हमको, फॉरेन कंपनी क्या है, उसके बाद फर्म्स क्या है, फर्म, फर्म जो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 932 में जो पढ़ा गया है, फर्म, फर्म का डेफिनेशन वही है, सेम है। एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे गया, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो क्या हो गया, लोकल अथॉरिटी हुआ है। कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, ये तो कंपनी समझ में आ रहा है। अमिताभ बच्चन, कोई भी नाम, इंडिविजुअल, अमिताभ बच्चन कंपनी लिमिटेड, मतलब कोई भी कंपनी अगर हो गया, लिमिटेड लग गया तो कंपनी हो गई। अब ये क्या हुआ, एचयूएफ हमेशा आपको पता चलेगा, ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश, मतलब ये क्या हुआ, एचयूएफ के बारे में बताया जा रहा है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। एक्स एंड वाई हु आर लीगल हेयर्स ऑफ जेड, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसको बता दिया। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, मतलब क्या होता है, अपने नाम पर ही बिजनेस किया जाता है, खुद के नाम पे तो इंडिविजुअल हो गया। पार्टनरशिप जैसा नाम बता रहा है, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके टेस्ट योरसेल्फ, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। इनकम, डेफिनेशन ऑफ इनकम है यहाँ पे, कैश इनकम, काइंड इनकम, इन द केस ऑफ अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये सारा का सारा क्या हुआ है, ये इनकम के बारे में बताइए, कुछ होगा तो बताइएगा इसमें, कुछ अगर आपको दिक्कत लगेगी तो। देखिए यहाँ पे पिन मनी है जी, पिन मनी इज मनी रिसीव्ड
by wife for her personal expenses. Such receipt is not treated as income. ठीक है, तो पिन मनी क्या होता है? नॉर्मल जो छोटे छोटे जो पिन मनी होता है, पिन मनी मतलब होता है कि मान लीजिए हस्बैंड अपने वाइफ को दे रहा है पैसे रोज 10 रुपया 20 रुपया या किसी ओकेजन में, तो उसमें वो बचा के वो सेविंग करती है, तो उसी को क्या बोलाता है? पिन मनी। वो क्या है? ये टैक्सेबल नहीं है, नॉट ट्रीटेड एज इनकम। लेकिन उस पिन मनी को अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए पिन मनी बहुत हो गया, 1-1.5 लाख रुपए हो गए, 1-1.5 लाख रुपए को मैं कहीं इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, वहां से अगर कुछ पैसा आ रहा है, मान लीजिए 1-1.5 से हम दुकान खोल दिया और दुकान से कुछ पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे? इनकम ट्रीट करेंगे। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बड़े करके दिखा दे रहे हैं। 125 देखिए यहाँ पे हेड्स ऑफ जो इनकम है, ये बहुत अच्छा चार्ट बनाया गया है कि हेड्स ऑफ इनकम जो क्या हो गया? सैलरीज। सैलरीज का सेक्शन क्या है? सेक्शन 15 to 17। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एचपी 22 से 27। बीपी बिजनेस प्रोफेशन प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन क्या है? 28 to 44 डीबी। उसके बाद क्या है? सीजी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या है? 45 to 55 ए। उसके बाद क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS 56 to 59। तो ये जो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 हेड है जो इनकम, 5 हेड के इनकम को सेक्शन वाइज यहाँ पे बताया गया। सैलरीज 15 to 17 है। उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन क्या हो गया? 22 से 27 है। उसके बाद 28 से 44 डी बिजनेस प्रोफेशन आ गया। 28 44 डीबी तक, 28 to 40 तक। उसके बाद 45 से क्या आ गया जी? 45 to 55 ए सीजी कैपिटल गेन आ गया। उसके बाद 56 to 59 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया। ठीक है, तो ये सेक्शन जस्ट आपको ध्यान में रहेगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे नॉर्मल जीटीआई आप लोग जानते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड के इनकम को मिला लें, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। ये देखिए सर, राउंडिंग ऑफ द टोटल इनकम, राउंडिंग ऑफ टैक्स, ये भी कभी कभी आता है 288A 288B। इसको हम लोग देखिए पढ़ते हैं। द टोटल इनकम सो कंप्यूटेड विल हैव टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पे यही बताया गया जो इनकम है, मान लीजिए आपका 466 रुपया आ गया, 466, तो 466 नहीं लिखेंगे। अगर 65 के ऊपर है तो उसको क्या करेंगे? 470 कर देंगे। अगर 462 है तो 465 के नीचे है तो उसको 460 कर देंगे। तो यहाँ पे वही बोला गया कि मल्टीपल जो इनकम है, टैक्स के बारे में नहीं बोला, 288A इज टॉकिंग अबाउट द इनकम। तो जो भी इनकम है उसको हम लोग देखेंगे 5 के ऊपर है या 5 के नीचे। 5 के अगर नीचे है तो हम लोग उसके नीचे ला देंगे, 5 के ऊपर है तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ 10 में लाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, 41,645, इट शुड बी राउंडेड टू द 41,650। ठीक है, तो 5 का 5 या 5 से ऊपर 41,645, तो यहाँ 5 है लास्ट में, 5 या 5 से ऊपर है तो उसको नियरेस्ट 10 डिजिट ऊपर लेके चले जाएंगे। बट इफ इट वर्क्स आउट टू 41,644.98, यहाँ पे देखिए अगर 0.98 है मतलब 645 नहीं है तो इसको हम लोग क्या लाएंगे? नीचे लाएंगे, 640 में लाएंगे, 41,640। उसी तरह अब देखिए टैक्स का क्या है, राउंडेड ऑफ 10 में कर दिया हम लोग इनकम को। अब टैक्स में देखिए क्या है, द टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम शुड बी राउंडेड अप टू द नियरेस्ट 10, अमाउंटिंग ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग टीडीएस और एडवांस टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड रिफंड शैल बी राउंडेड अप टू द नियरेस्ट 10। तो यहाँ भी 10 में बोला, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इनकम को भी नियरेस्ट 10 में ले जाइए, 5 या 5 से ऊपर का फार्मूला लगा के, और टैक्सेशन को भी आप नियरेस्ट 10 में ले जाइए, 5 या 5 के ऊपर का फार्मूला लगा के। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है, टैक्स लायबिलिटी एक्चुअली वर्कड आउट 4876.49, तो 75 से ऊपर है तो 80 में लेके चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 52 पॉइंट है तो 52 है तो उनको नीचे लाएंगे, 50 में ला देंगे। यहाँ पे 38 है तो क्या करेंगे? 38.92 में 40 लेके चले जाएंगे हम लोग। यहाँ पे 32.75 है तो हम लोग 30 में ला देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए ये भी बहुत अच्छा बताया गया है, ये इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आए ना आए लेकिन हमेशा आएगा ये।
प्रोसीड्योर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ इंडिविजुअल। एक्चुअली क्या है ना, इंडिविजुअल मतलब ज्यादा एग्जाम्पल हम लोग आएगा, क्योंकि देखिए कंपनी फर्म ये सब थोड़ा थोड़ा कम आएंगे, लेकिन इंडिविजुअल का एग्जाम्पल ज्यादा आएगा। और इंडिविजुअल को लेकर यहाँ बताया गया है, फर्म और कंपनी में भी यही है, लेकिन वहां पे क्या होता है, डिडक्शंस कुछ कुछ अलग होते हैं। जो यहाँ डिडक्शन है सब इंडिविजुअल के केस में ये नहीं जरूरी कि कंपनी को भी मिलेगा डिडक्शन। जैसे मान लीजिए हम लोग पीएफ में जमा करते हैं, एटीसी का डिडक्शन हम लोग लेते हैं, एलआईसी में जमा करते हैं, कंपनी लोग कहाँ जमा करेंगे लोग। तो यहाँ पे इंडिविजुअल में देखिए बताया गया है प्रोसीड्यूर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैं टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कैसे करूंगा, इसको मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा बाद में। इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके बता सकता हूँ। अभी इसको हम लोग डेवलप करेंगे कि हम लोग जाके पोर्टल में भी जा सकते हैं, और वहां पे अगर कुछ लाइव दे सकते हैं तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि करूंगा उसे। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को साइट के बारे में भी नॉलेज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या गया, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, जो हम लोग नेक्स्ट सेक्टर में पढ़ने वाले हैं कि किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, पहले वो डिसाइड करेंगे। भाई आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। रेसिडेंट भी हो तो उसमें अगर अगेन दो पार्ट आता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरा पार्ट आता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो पहले रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रेसिडेंट होता है और रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो पक्का रेसिडेंस होता है आपका, मतलब भैया वहीं पर इंडिया में का है और इंडिया में ही रहता है, तो उसमें टैक्सेबिलिटी ज्यादा बनेगी। ये देखिए जी, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग करते हैं, मान लो एनआरआई को या नॉन रेसिडेंट है, उससे हम लोग टैक्स कम लेते हैं। क्यों, यहाँ पे ये बताया गया है, जैसे मान लीजिए आप किसी को कमरे, आप किराया दिए किसी को, कमरे का किराया दिए, एक कमरा दिए, दो कमरा दिए, तो जितना यूज करेगा आप उतना ही उससे रेंट चार्ज करेंगे। मान लीजिए 5 महीना यूज करके छोड़ दिया तो 5 ही महीना आप लोगे। या तो जितना मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में देखिए या वाटर में देखिए कि शेयरिंग बेसिस दिया, जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया उतना पैसा दे दो। तो गवर्नमेंट भी बोलती है कि इंडियन रिसोर्सेज का कौन कितना ज्यादा यूज किया। तो मान लीजिए रेसिडेंट जो है तो भैया 24 घंटे ही रह रहा है, 365 दिन, वो ज्यादा यूज करेगा यहाँ का सड़क का, यहाँ का बिजली का, यहाँ का पानी का, यहाँ का बिजनेस का, यहाँ पे जो भी साधन है गवर्नमेंट का या रिसोर्सेज है। उसी तरह एनआरआई जो है वो क्या है, एनआरआई तो भैया बाहर से आए हुए हैं, हाँ वो लोग तो ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जितने दिनों के लिए आया उतना अपना यूज किया, अपना चले गए। तो वहां उनसे हम लोग क्या करेंगे, टैक्स कम चार्ज करेंगे। तो एनआरआई से चार्ज कम क्यों करते हैं और रेसिडेंट से ज्यादा क्यों करते हैं, ये इसी बेस पे बनाया गया कि रिसोर्सेज का यूज, साधन का यूज कौन कितना ज्यादा कर रहा है। तो जो जितना ज्यादा रहेगा वो ज्यादा करेगा, तो रेसिडेंट ज्यादा रहते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेट ये है कि हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस समझ लेंगे क्या है। उसके बाद कंप्यूटेशन इनकम करेंगे सेवरल हेड से, अगर कुछ क्लबिंग है, बच्चे लोग हैं या कोई है तो क्लब भी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल इनकम मेरे पास आ गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड उसमें हम लोग ऐड करेंगे या लेस करेंगे, जो भी कैरी फॉरवर्ड, जो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आप लोगों को बताया गया कि डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम से। उसके बाद क्या करेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6A का जो 80C से 80U तक के अंदर है, जैसे एलआईसी में आपने जमा किया, मतलब जो भी इंश्योरेंस आपने जमा किया, या बच्चों का ट्यूशन फीस हो गया, या पीपीएफ में आपने जमा किया, या मेडिकल के कुछ खर्चे हैं, या आप किसी कोई हैंडीकैप्ड है उसका जो कुछ खर्चा है, तो जो भी चीजें डिडक्शन के अंदर लिखा गया उसको हम लोग पढ़ेंगे डिडक्शन को। जो भी चीजें लिखी गई हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लेस करेंगे। उसके बाद लेस करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे इनकम को। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग टैक्स निकाल देंगे। कितना रेट होता है, क्योंकि देखिए रेट क्या होता है, 10%, 20%, 30% ऐसा स्लैब रेट है, तो जो भी रेट होता है उसके ऊपर हम लोग रेट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल हुज इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख इज एलिजिबल फॉर रिबेट फ्रॉम टैक्स, सच रिबेट शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, टैक्स लायबिलिटी एज कंप्यूटेड इन 6th स्टेप, हाँ, और 12,500 जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिबेट मिल जाएगा। आप लोग देखते होंगे 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, तो 87A के अंदर लिखा गया आपको रिबेट मिलेगा। जो भी जिसकी सैलरी या कुछ भी इनकम से 5 लाख से ऊपर नहीं गया तो उसको रिबेट दिया जाएगा, वो 87A के अंदर लिखा गया है। उसके ऊपर सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टोटल होने के बाद अब राउंडिंग ऑफ टैक्स कर देंगे 288B। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ हम लोग क्या किए थे, इनकम किए थे 5th स्टेज में, और यहाँ पे 10th स्टेज में क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ टैक्स कर देंगे।
ठीक है, ये थोड़ा चैप्टर ज्यादा मतलब खिंच गया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में किया जाए। ये जो हम बताए गए हैं वो अच्छा है। एक ये पढ़ लीजिएगा, टैक्स प्लानिंग, इवेजन, अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग सबसे अच्छा माना जाता है कि प्लानिंग करके टैक्स अपना बचाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स इवेड करना, टैक्स अवॉइड करना, दैट इज नॉट गुड। आप इसको पढ़िएगा, समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के अंदर। कम से कम मैं बस छू दे रहा हूँ चैप्टर को, उसके बाद आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, कुछ भी होगा बताइए, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटे के ऊपर नहीं ले जाना है। अब देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में बहुत छोटा करके बताऊंगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से इसको हम लोग इसको बताएंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने क्या बताया कि एनआरआई लोग ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंडियन रिसोर्सेज का, जितना कि रेसिडेंट करेंगे। कोई अगर मान लीजिए यूएस में रहता है तो व्हाई ही विल पे टू द इंडिया, व्हाई द टैक्स शुड बी लेवाइड इन इंडियन इन इंडिया। अगर इंडिया से कुछ इनकम कमा रहा है तो भैया ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मान लीजिए इंडिया से इनकम कुछ कमा ही ना रहा है, यूएस है, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बताया गया, विल इनकम ऑफ मिस्टर एलन मस्क इन यूएस टैक्सेबल इन इंडिया? द आंसर इज नो। तो इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए जो पर्सन है, पर्सन हम लोग देखे थे ना जी, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, ओपीबीओआई है, आरटीसी जुडिशियल पर्सन्स हैं, लोकल अथॉरिटीज है। तो इसमें पर्सन को दो पार्ट में बांटा गया, इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स। क्यों बांटा गया? क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ में एक टाइप का रूल लगेगा और अदर्स में एक दूसरे टाइप का रूल लगेगा। अब इंडिविजुअल और एचयूएफ में क्या होगा, रेसिडेंट इंडिया, नॉन रेसिडेंट। अदर्स में भी सेम है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, बस अदर्स में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, उसके बाद कोई उसका क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ में अगर नॉन रेसिडेंट हो गया तो छोड़ दो भैया, लेकिन अगर रेसिडेंट हो गया तो उसमें भी दो पार्ट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया और दूसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 66 में, अगर वो भी आप पास कर लेते हैं, आप मतलब एसएससी, जिस एसएससी का हम लोग इनकम टैक्स डिटरमाइन करेंगे, उस एसएससी का अगर सेक्शन 61 जो है वो 611 और 613, ये तो एक है, उसको हम लोग करेंगे तो रेसिडेंट हो गया। उसके बाद एडिशनल कंडीशन है, वो भी अगर हम लोग फुलफिल कर देंगे तो वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इसका पूरा नाम है, और इसका नाम क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। यहां पे देखिए सर, आप लोग सेक्शन 61, बस यहाँ पे 61 और 66 दो ही पढ़ाएंगे। हाँ, यहाँ पे जो रेसिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 61, उसमें देखिए बताया गया है या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट होगा, और रेसिडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। और रेसिडेंट अगर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एडिशनल जो है उसको हम लोग फिर फॉलो करेंगे, सॉरी। तो यहां पे जो रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट का देखिए क्या है, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर मतलब हम लोग हमेशा हम लोग क्या रखेंगे, 22-23, 1/4/22 से लेके 31 मार्च 2023 आपका प्रीवियस ईयर हो गया। असेसमेंट की ईयर क्या होगा, ये हुआ 1/4/23 से लेके 31 मार्च 2024, तो 22-23 हमेशा रखिएगा याद। An individual is said to be resident in India if he satisfies any one of the following condition। देखिए दो कंडीशन है, आइदर और, मतलब क्या है, कोई एक आप क्वालिफाई करेंगे तो रेसिडेंट हो गया, दोनों जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं मार्किंग कैसे करूं पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए और लिखा होगा, मतलब या तो 1 और 2, आइदर 1, कोई भी एक आप क्वालिफाई करते तो आप रेसिडेंट हो गए। पहला क्या है जी, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर,
ही इज इन द इंडिया, ही मतलब एसएससी इज इन द इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा। अगर कोई बंदा मतलब कोई एसएससी प्रीवियस ईयर में 182 डेज या 182 डेज से ज्यादा इंडिया में अगर रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा जी, रेसिडेंट, अन्यथा नॉन रेसिडेंट। अब इसको बोला गया कि अरे भाई साहब क्या पता प्रीवियस ईयर में कम ही दिन हो, लेकिन भैया उसके पहले बहुत ज्यादा था, तो और एक रूल बना दिया गया 61C के तहत। जो पहला रूल था वो 61A के तहत है, अब दूसरा रूल 61C के तहत। दोनों रूल अंडर सेक्शन 61 के अंदर ही आएगा। 61 के अंदर दो, 61A 61C। तो 61A क्या बोला, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। अगर ये क्वालिफाई करता बहुत बढ़िया, अगर ये क्वालिफाई नहीं करता तो दूसरा भी एक ऑप्शन है भैया 61C के अंदर, उसमें ये लिखा गया है ही इज इन द इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड, तो एंड के पहले हम लोग समझ लेते हैं ही इज इन द इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर। 60 डेज और मोर मतलब जो 22-23 है उसमें 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा है। 60 दिन का मतलब महज 2 महीना, नॉर्मली अगर हम लोग बोलते हैं तो 2 महीना है 22-23 में, ठीक है। 2 महीना अगर वो रह रहा है भैया 22-23 में, और एंड फॉर 365 और मोर डेज, 365 मतलब 12 महीना, एक साल समझ लीजिए नॉर्मली, तो या तो 365 और मोर डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब टोटल यहाँ पे 5 वर्ष की कहानी बताना है आपको। जैसे 22-23 में, 22-23 में अगर वो 60 दिन है तो नो प्रॉब्लम। अगर 22-23 में मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, अगर 22-23 में अगर 60 दिन है प्लस और पीछे 4 साल जाइए तो 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 20-21, 19-20, 21-22। अब देखिए क्या है, अगर वो 22-23 में 60 दिन है 60 डेज और मोर प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोल दीजिए। नॉर्मल हम लोग प्रीवियस ईयर के लिए क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। अब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मैंने क्या, उस प्रीवियस ईयर जो बात कर रहे हैं उससे भी पहले, तो उससे पहले कितना जाएंगे, 4 साल जाएंगे। तो 22-23 लेंगे हम लोग जी, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे 4 साल, मतलब 18-19, 19-20, 20-21, 21-22। इस 4 साल में आपको 365 या उससे ज्यादा, 365 या उससे ज्यादा रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा है, इसको याद करें, क्योंकि देखिए ये आता है लेकिन हमेशा इसमें ऐसा प्रोविजन है कि थोड़ा सा भूल जाता है आदमी। तो नॉर्मल ये याद रखना है कि जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज, 182 डेज मतलब नॉर्मली क्या हुआ, 6 मंथ हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे 1-2 दिन जाएगा, लेकिन ये 6 मंथ आता है 182 डेज। तो अगर प्रीवियस ईयर में 6 महीना 6 महीना से ज्यादा और 1 दिन काउंटिंग करेंगे तो 182 डेज रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर वो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 60 दिन रहेगा प्रीवियस ईयर में, और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के 4 साल और प्रीवियस ईयर जाइएगा 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, उसमें 365 डेज रहना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन, कोई ये कंडीशन फुलफिल होता है तो उसमें क्या होगा, वो रेसिडेंट हो जाएगा। और नॉन रेसिडेंट में क्या होगा भैया, नॉन रेसिडेंट में दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, कोई फुलफिल नहीं कर पाएगा। एन एसएससी हु इज नॉन सेटिस्फाइंग सेक्शन 61, 61 का मतलब क्या हुआ, 61A एंड 61C, कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करा शैल बी ट्रीटेड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। उस प्रीवियस ईयर के लिए सिर्फ वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो देखिए, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर है, ये ईच एंड एवरी ईयर इसको करना पड़ता है। मान लीजिए हम ही 6-7 महीना बाहर थे, तो मेरा जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो, हम तो कब गए थे, हम 23 में गए थे मान लीजिए, ठीक है। तो मेरा 23-24 का जो रेसिडेंशियल स्टेटस काउंटिंग होगा वो इसके ऊपर होगा। अगर मान लीजिए हम 182 डेज माने 6 महीना, अगर 6 महीना इंडिया में रह रहा है तो ठीक है भैया, और नहीं रह रहा है तो चलिए आपको नॉन रेसिडेंट घोषित किया जाएगा।
ठीक है, तो हर साल ये आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया है। सैम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, पहली बार आया 22-23, इसके पहले वो आया नहीं था, इसके पहले नहीं आया था तो हम ये 61C का नहीं देखेंगे। 61C में क्योंकि क्या है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, तो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को हम लोग क्या करेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि वो पहली बार आया है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 182 डेज अगर वो रह रहा है तो भैया ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि 22-23 में पहली बार आया था और वो कितना दिन स्टे किया, 50 दिन। पहला केस, दूसरा केस 183, तीसरा केस 153। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट किया 23-24। तो आपको 3 दे दिया गया, 50 दिन, 183 डेज और 153 डेज। तो आप जानते हैं क्या होगा भैया, ठीक है। तो 50 दिन वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 182 डेज रहना चाहिए था। 182 डेज अगर नहीं रहेगा तो वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि दूसरा उसको कंडीशन फुलफिल करना ही नहीं, बिकॉज ही इज कमिंग फर्स्ट टाइम। तो इसका 183 वाला जो है वो क्या हो जाएगा, वही रेसिडेंशियल स्टेटस होगा, और दूसरे और इसमें क्या होगा, वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। यहाँ पे 153 में देखिए, 153 में जो नंबर 3 है, तो उसमें क्या है, वो 60 डेज से ज्यादा है, जो 61C का है कहानी, ज्यादा है कि 60 से ज्यादा, लेकिन उसको 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज रहना चाहिए, लेकिन वो तो पहली बार आ रहा है तो वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। पहला में क्या बोल रहा है, 182 डेज, वो भी कम है 153, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा यहाँ पे केसेस है, कहानियां हैं, और एग्जाम मतलब ये है, हाँ, इसको आप देखिएगा और बहुत अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। अब देखिए, जो बोला गया था कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट आपने पढ़ लिया, मैं अभी आपसे पूछूंगा नहीं, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि सेक्शन 61A और 61C था। 61A में बोला 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर रेसिडेंट होगा। उसके बाद और मतलब या तो जो अभी बोला गया वो तुम आप फॉलो कीजिए, या तो अभी जो बोलेंगे वो फॉलो कीजिए, दोनों में से कोई एक रहेगा तो आपको रेसिडेंट माना जाएगा। तो दूसरे में 61C में क्या बोला गया था कि आप द पर्सन शुड बी resides in India for 60 days or more in the previous year and, देखिए यहाँ पे वर्ड है and 365 days or more during 4 preceding previous year, या तो 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली द करेंट प्रीवियस ईयर, इसको ऐसे लिखिए, या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के आगे प्रीसीडिंग लगा दीजिएगा, तो जो 22-23 प्रीवियस ईयर की कहानी बोल रहा है उसके पहले 4 साल वो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद क्या हो गया, ये जो है, जो स्टेप 1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिडेंट इनटू RNOR, जैसे आप स्टेप 1 बता दिया, फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया 182 डेज आर मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज आर मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज आर मोर इन द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, अगर यहाँ पे रेसिडेंट स्टेप 1 में रेसिडेंट हो गया तो फिर यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे क्या, जो रेसिडेंट है उसी का फिर से हम लोग ये टेस्ट करेंगे, R&OR एंड RNOR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके लिए तैयार है आप लोग? तो यहां पे ये बताया गया है कि रेसिडेंट इन इंडिया इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 10 साल में से क्या होना चाहिए, 2 साल उसको रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। He has been in resident in India as per section 61 in at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। तो ये क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए है कि जो लोग रेसिडेंट वाला कंडीशन फुलफिल कर लिए हैं, रेसिडेंट का जो टेस्ट होता है उसमें पास हो गए हैं, उसको और एक टेस्ट देना पड़ेगा रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए। सॉरी, रेसिडेंट बट नहीं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, मतलब
पक्का रेसिडेंट बनने के लिए उसको ये टेस्ट और देना पड़ेगा कि 10 में से 2 बार तुमको रेसिडेंट होना है। किसमें? 10 साल। 10 साल में से 2, और 10 साल कौन सा काउंटिंग होगा? प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है? He has been in the resident in India as per section 6(1) in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। and देखिए यहाँ पे and है, फिर and क्या बोलता है? he has resident in India for a period of 730 days or more during he has resided in India, और वो बुलाता है कि उसको 700 दिन या 700 दिन से ज्यादा लास्ट 7 इयर्स में, 7 इयर्स कहां? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपको रहना होगा। तो इसको देखिए हम लोग कैसे समराइज करेंगे। यहाँ पे ये है, बोला गया है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए आपको रेसिडेंट का तो पास करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 कंडीशंस है, एंड दोनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? एक तो आपको 10 में से 2 साल रेसिडेंट रहना एज पर सेक्शन 6(1). अब 6(1) में क्या बोला गया है? 6(1) में वही बोला गया 182 days or more in the preceding previous year, or 60 days or more in previous year, and 365 days or more in the for preceding previous year। तो बोला गया है यहाँ पे कि आपको 10 में से 2 एज पर सेक्शन 6(1) के तहत आपको रेसिडेंट होना होगा, एंड आपको फिजिकली प्रेजेंट होगा। he has resided in India for a period of 730 days 730 days or more during 7 previous year immediately preceding the relevant previous year। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, 10 साल में से 2 साल आपको रेसिडेंट रहना पड़ेगा, और 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। और यहाँ पे 10 साल और 7 साल जो भी बोला गया है वो प्रीवियस ईयर नहीं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये वर्ड याद कीजिएगा। ठीक है? ये जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वो क्या होगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। और जो क्वालिफाई नहीं करता है, किसी में से या तो दोनों ही नहीं क्वालिफाई करे, या तो एक क्वालिफाई करे एक नो क्वालिफाई, दोनों केस में क्या होगा? वो RNOR हो जाएगा। अगर जो दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। अगर जो दोनों में से कोई एक कर रहा है, अगर दोनों में से कोई दोनों नहीं कर रहा है तो RNOR में जाएगा भी, अगर एक भी कर रहा है तो भी RNOR में जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में जाएगा। ठीक है? अब देखिए ये क्या हो गया? इंडिविजुअल के बारे में बता दिया गया। ये जो लेक्चर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो प्रोविजंस है सारे रेसिडेंशियल स्टेटस के, ये क्या हो गया? इंडिविजुअल के बारे में बता दिया गया है। तो इंडिविजुअल और HUF का यही फंडा रहेगा। अभी HUF में मैं लेके जा रहा हूं आपको, दोनों में क्या रहेगा? मोर और लेस फंडा सेम, मतलब जो रूल्स है वो सेम रहेगा। देखिए ये यहाँ बहुत अच्छा बताया गया है, इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, 182 डेज, 60 डेज, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बस इसी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा चार्ट बनाया गया है, एक वो चार्ट आप लोग देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से, बहुत अच्छा चार्ट बनाया गया है। बेसिक कंडीशन 6(1)A 6(1)C, E नहीं है, C है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। और उसके बाद एडिशनल कंडीशन 6(6), 2 छक्का। देखिए यहाँ पे HUF, क्योंकि देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग का सबको का पता करना पड़ेगा कि नहीं, उसके बाद ही तो टैक्सेशन, उसके बाद ही लगेगा, क्योंकि NRI के लिए कम टैक्सेशन है। अब देखिए HUF में क्या हो गया? HUF कैन बी आइदर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अगेन रेसिडेंट HUF कैन फर्दर बी डिवाइडेड एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसको इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया गया है। तो इसमें क्या होता है जी? इसमें कर्ता जो होता है उसका मेन देखा जाता है, कर्ता का जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा वही HUF का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कर्ता मैनेजेस और मैनेजर, कर्ता और मैनेजर, मतलब जो कर्ता होता है उसी को मैनेजर, जो मुखिया होता है उसी को मैनेजर बुलाता है, उसी को कर्ता बुलाता है। और फिर रेसिडेंट HUF satisfies both additional conditions under section 6(6), HUF is said to be an
ordinary resident. If Karta or manager of a resident HUF do not satisfy both additional conditions, HUF is to be non-resident. तो जो करता है, जो मैनेजर है, अगर ये नहीं कि सारे फैमिली का देखना है, क्योंकि HUF क्या होता है, पूरी फैमिली से बनता है, कृष्णा एंड सन्स, ABCD एंड सन्स ऐसा करके बनता है, तो सारे काम को यहाँ पे चेक नहीं करते, यहाँ पे कर्ता का जो मैनेजर है उसका हम लोग चेक कर लिए कि उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बोल रहा है, उसी के बिना पे हम लोग क्या करेंगे, HUF का भी रेसिडेंशियल स्टेटस वही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंपनी के बारे में बोला गया है, कंपनी का, फर्म का, ये सारा। तो देखिए कंपनी का क्या है ना, यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस देखिए, यहाँ पे जो वर्ड की वर्ड है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। एंड इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। पहला तो देखिए जो इंडियन कंपनी है उसको ऑलवेज रेसिडेंट हम लोग बोलेंगे। जो यहाँ पे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, HCL हो गया, भेल हो गया, जो भी इंडियन कंपनीज है, वो तो ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब नॉन इंडियन कंपनी सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट ईयर इज इन इंडिया। बस यहाँ पे दो मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है जी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का जहां से हम लोग डिसीजन, जैसे जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, जो डिसीजन फॉर द बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, उसका वो कहां से लिया जा रहा है। अगर वो इंडिया से है तो उसको रेसिडेंट मान लेंगे, अगर वो इंडिया से नहीं है तो उसको नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। यहाँ पर देख पढ़ा जाए हम लोग कि अ नॉन इंडियन कंपनी इज सेड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। ए नॉन इंडियन कंपनी सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। एक नॉन इंडियन कंपनी माने जो कंपनी इंडिया की नहीं है उसको भी रेसिडेंट बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर। मैंने क्या बताया कि हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, ये नहीं कि एक बार रेसिडेंट हो गया तो भैया बरसों बरसों रेसिडेंट रहेगा, नहीं। Each and every year the residential status of the person may change। ठीक है, तो जो नॉन रेसिडेंट है, नॉन इंडियन कंपनी है, वो भी रेसिडेंट हो सकती है इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में हो। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का देखिए डिफिनेशन दिया गया है, अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole or in a substance made। Non-resident company क्या होगा? If place of effective management is not in India, the said company is non-resident in India for the relevant period। तो वहां पे ऊपर हम लोग क्या बोले कि अगर place of effective management इंडिया में है तो क्या होगा, उसको रेसिडेंट बोला जाएगा। और नॉन रेसिडेंट कंपनी के लिए क्या होगा, प्लेस एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं था, इसके मतलब बाहर था, तो भैया बाहर था तो एक नॉन रेसिडेंट कंपनी हो गई। अब देखिए, अब कंपनी के केस में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हो गया। अब रेसिडेंट को फर्दर डिवाइडेड, जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी, उसमें डिवाइड नहीं किया जाता है। अब दूसरा देखिए, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फर्म या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सेम केस है जो कंपनी में बुलाता है। कंपनी में क्या बुलाता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या बुलाता है वहां पे कंपनी के केस में बुलाता है। यहाँ पे बुलाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वहां पे क्या बुलाता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। वर्ड बस चेंजेस है, लेकिन क्या है, जो सार है, जो मेन मीनिंग है वो सेम है इसमें भी। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, a firm or an AOP BOI is said to be resident in India if control and management, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर wholly or partly situated in India during the relevant previous year। ठीक है, तो wholly or partly थोड़ा सा भी रहेगा तो उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और नॉन रेसिडेंट केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स आर सिचुएटेड wholly आउटसाइड इंडिया। अगर थोड़ा सा भी इंडिया में रहा, पार्सली भी, मान लीजिए 2 महीना 3 महीना ही किया सिचुएटेड, बाद में उधर कर दिया आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उसको रेसिडेंट मान लेंगे। पूरा का पूरा 12 महीना अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर रहा, तभी हम उनको नॉन रेसिडेंट मानेंगे। इस केस में भी क्या होता है जी, रेसिडेंट होने के बाद ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फिर से डिवाइड नहीं होता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक ये जो चीज है, ये चीज है, हम आपको बस पढ़ा दे रहे हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इसके बाद हम लोग बंद करेंगे सेक्शन 5, और यहाँ पे सेक्शन 9 भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 9 में बताया गया, सेक्शन 9 में सब सेक्शन 1, 2, 4, ये बहुत अच्छा चीज है, जस्ट हम देख लेंगे यहाँ पे है कि नहीं। लेकिन उसके पहले ये जो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो फॉलोइंग चार्ट हाईलाइट द प्रोविजन ऑफ टैक्स इंसिडेंस इन ब्रीफ। देखिए क्या बोला गया है, नेचर ऑफ इनकम। देखिए इनकम अक्रूड और डिम टू बी अक्रूड। देखिए ये आप टैक्स में ना डिम्ड वर्ड बहुत सुनिएगा। डिम्ड का मतलब क्या होता है, जैसे नहीं होता डिम्ड यूनिवर्सिटी, माने यूनिवर्सिटी की तरह। यहाँ पे डिम्ड इनकम माने इनकम की तरह। इनकम है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन इनकम की तरह है। तो डिम्ड वर्ड बहुत आप इस्तेमाल देखिएगा, और इसका ज्यादा अलग इसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, इसका अलग इसमें प्रिंसिपल्स कुछ नहीं है। डिम्ड का मतलब हो गया कि माना जाता है, मतलब डिम्ड मतलब इसको भी इनकम माना जाता है। इनकम अक्रूड और डिम टू बी अक्रूड, मतलब इसके मतलब क्या हुआ, इनकम अक्रू का मतलब क्या हो गया कि इनकम बकाया हो गया। बकाया का मतलब क्या हुआ, अक्रू हो गया। मतलब इनकम आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द सर्विसेज बट इनकम नॉट रिसीव, इसको क्या बोलता है, अक्रूड। इनकम अक्रूवल, जैसे आप लोग इन अकाउंटिंग में भी पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए सैलरी आपका अक्रू हो गया है, हाँ, तो अक्रू हो गया है, तो जो आपको पे करने वाला है, मतलब आपका ऑनर, वो अपने बुक्स में प्रोवाइड करता है जी। जैसे सैलरी अगर नॉर्मल पे कर रहा है तो क्या वो एंट्री करता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अक्रू हो जाता है तो अपने खाते में लिखता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग बकाया, और मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए इनकम अक्रूवल। तो अक्रूवल वर्ड जो है हमारे लिए इनकम हो गया, तो हम इनकम में लगा दिए। और वही चीज जहां पे मैं जॉब करता हूं उसके लिए एक्सपेंडिचर है, तो वो लोग आउटस्टैंडिंग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है इनकम अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड एंड रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर ऐसा केस है तो वो तीनों केस में, अब देखिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अभी क्या हुआ जी, देखिए रेसिडेंट का दो पार्ट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट का क्या हुआ, दो पार्ट, रेसिडेंट ऊपर उसके नीचे दो पार्ट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा हुआ नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट को हटा के उसका जो नीचे का दो पार्ट है वही चीज यहाँ पे ले लिया गया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ये दोनों मिलाकर रेसिडेंट हुआ, लेकिन इसका ट्रीटमेंट देखिए अलग अलग होगा। ठीक है, और तीसरा नॉन रेसिडेंट। तो पहला केस फर्स्ट, इनकम अक्रूड, इनकम अक्रू हो गया, मतलब हमको इनकम यहाँ पे काम किए यहाँ पे मिलने वाला है, या डिम टू बी अक्रूड या अक्रू होने वाला है, एंड रिसिव्ड और डिम टू बी रिसीव्ड, या तो मिल गया है या तो मिलने वाला है इन इंडिया। वर्ल्ड क्या है, मेन इन इंडिया, तो सभी जगह टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मतलब क्या हुआ, कोई भी इनकम अगर यहां से अक्रू हुआ है तो भैया वो तीनों केस में टैक्सेबल होगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो नॉन रेसिडेंट हो, तीनों केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। दूसरा देखिए, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, अगर इनकम बाहर अक्रू हो रहा है बट रिसीव्ड और डिम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इसके मतलब क्या हुआ है, इनकम इंडिया में अक्रू हो और अक्रू ना हो अगर मिले तो भी टैक्सेबल तीनों में। मतलब अगर पूरा दुनिया भर का इनकम यहां पे कुछ भी मिल रहा है आपको टैक्सेबल होगा। तीसरा केस देखिए बहुत अच्छा चीज है, इनकम अक्रूड और डिम टू बी अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है भैया, अक्रू तो इंडिया में हो गया ना, तो प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या हुआ, इंडिया हो गया, तो टैक्सेबल। इवन नॉन रेसिडेंट विल आल्सो पे द टैक्स। देखिए तीनों केस में क्या हुआ, टैक्सेबल हो गया। चौथा, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम जो अक्रू है, मतलब जो इनकम अराइज हुआ है एंड जो रिसीव हुआ आउटसाइड इंडिया है, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। लेकिन जो बिजनेस कंट्रोल्ड इन प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया है, मतलब क्या हुआ, जो बिजनेस जो कंट्रोल्ड हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये जो अपना है ना रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ये दुनिया भर का जितना भी जहीं भी इनकम होगा ना सब टैक्स देगा ये, इसका पूरा, इसका तो समझिए क्लियर कर लीजिए कि एनी इनकम
यहाँ एराइज हो रहा है, बाहर एराइज हो रहा है, यहाँ मिल रहा है, बाहर मिल रहा है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पीपल विल पे द टैक्स। ठीक है, तो इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन अ प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। इंडिया से सेटअप हो रहा है लेकिन बाहर मिल रहा है, तो दोनों केस में टैक्सेबल होगा। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मीटर, क्योंकि ये तो रेसिडेंट है ना जी। अब तो रेसिडेंट को हम लोग दो पार्ट किए तब ये नॉन रेसिडेंट हुआ है। हाँ, मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है लेकिन रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल देगा, पैसा देगा। नॉन रेसिडेंट केस में यहाँ पे नहीं हो क्योंकि ये बाहर मिल रहा है इसको। देखिए, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड अ प्रोफेशनल सेटअप आउटसाइड इंडिया, तो इसमें तो आंख बंद करके आपको टैक्सेबल लिखना ही है क्योंकि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट सारा टैक्स देगा। अब यहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ये नॉन टैक्सेबल है क्योंकि सेटअप आउटसाइड इंडिया है, और नॉन रेसिडेंट तो देगा ही नहीं टैक्सेबल टैक्स। अब देखिए, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड अ प्रोफेशनल सेटअप आउटसाइड, ये तो हो गया है। नेक्स्ट, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया in the previous year, it makes no difference if the same is later remitted to India। मतलब ठीक है, यहाँ पे रेमिटेंस का मतलब होता है कुछ इंडिया में बाहर से कमाते हैं लोग और बाद में इंडिया में ट्रांसफर करते हैं थ्रू एनआरई अकाउंट, वो बोला गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम टैक्सेबल ट्रीटमेंट ऊपर की तरह होगा। इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है इन द प्रीवियस ईयर, सेम ट्रीटमेंट ऊपर जैसा ही होगा कि रेसिडेंशियल जो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो टैक्सेबल देगा और दोनों नहीं देंगे। उसके बाद इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया in any year preceding the previous year and later on remitted to India in the current financial year। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों नॉन टैक्सेबल है। इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर देखिए पूरा कहानी नहीं लिखा रहेगा यहाँ पे, सिर्फ इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया रहेगा, तब ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ये भी यहाँ पे टैक्स देगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर and later on remitted to India in the current financial year। देखिए, in case of resident SSC like company firm other than individual HUF in which there is no classification as resident but not unresident, income accrued and received outside India from a business controlled or profession set up outside India shall be taxable। ये यहाँ पे कंपनी के लिए यहाँ पे एक नोट दिया गया। तो इसके बाद देखिएगा आप लोग चार्ट को, कुछ इसमें होगा तो मुझे बताइएगा। और मैं लास्ट एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये जो अच्छा यहाँ पे देखिए, इनकम डिम टू बी रिसीव्ड बोल रहे हैं इन इंडिया, इसका एग्जांपल क्या है, डिम टू बी रिसीव्ड, डिम्ड प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, टैक्स टीडीएस, जो टीडीएस है वो भी डिम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ही है। हाँ, इसको पढ़िएगा आप लोग, ये एक पढ़ लीजिएगा सेक्शन 9, इनकम डिम्ड टू एक्रू और एराइज इन इंडिया। ऐसा इनकम जो डिम्ड माना गया, इनकम ये इनकम नहीं है फिर भी इसको डिम्ड माना गया है या एक्रू माना गया है, टू और एराइज इन इंडिया, इनकम डिम्ड और एक्रू और एराइज इन इंडिया, ऐसा इनकम जो इंडिया में एराइज होगा और वो डिम्ड इनकम माना जाएगा। तो सेक्शन देखिए क्या है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया सेक्शन 9(1) सब सेक्शन 1 है, सैलरी 9(1)(2), सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट बाय एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया 9(1)(3), इनकम फ्रॉम डिविडेंड है ये, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल बाय द स्पेसिफाइड पर्सन, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, रॉयल्टी कैसे आता है जी, रॉयल्टी आप बुक्स लिखे हैं, ये सारी चीजें से इनकम फ्रॉम रॉयल्टी से आता है, इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज आ गया 9(1)(7), डिम्ड रिसीव्ड ऑफ गिफ्ट्स बाय नॉन रेसिडेंट। तो ये थ्योरी कभी कभी पूछता है कि कुछ एग्जांपल दीजिए जो इनकम डिम्ड और एक्रू और एराइज इन इंडिया, इसका एग्जांपल क्या होगा, सेक्शन 9 कहता है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हम लोग, और कैसा लगा क्लास आप बताइएगा। थोड़ा सा फास्ट हो गया आज क्योंकि समय बहुत कम था, तो कल से मैं सोच रहा हूँ कि एक स्मॉल टॉपिक लूंगा और उस टॉपिक को मैं 2 पार्ट में बांटूंगा क्योंकि आज हमको भी लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। हाँ, तो क्या पता आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग जैसा भी होगा बताइएगा। और कल मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बताइएगा कैसा कल लेना है क्लास, नहीं अगर लेना रहेगा तो मैं इसके बाद ही एग्रीकल्चर इनकम है उसको एक ले लूंगा, और अब मैं डिवाइड कर दूंगा कि क्योंकि क्या है, लॉ को एक्चुअली आप लोग पढ़े भी हैं, उसीलिए ठीक है समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन लॉ का जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। तो कल का टॉपिक वही अगर रखना चाहेंगे आप लोग तो एग्रीकल्चर इनकम ही है, एग्रीकल्चर इनकम रख लिया जाएगा कल के टॉपिक में।
तो अच्छा, आदित्य भी बाद में ज्वाइन किया ना, ठीक है थैंक यू। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही रहते हैं हम लोग। गुड नाइट एवरीवन, और गुड नाइट, और कुछ होगा तो मुझे पोस्ट कीजिएगा। हाँ, Good night, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर। हाँ वेलकम।